हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों जनवरी में हेवी सेलिंग करने के बाद एफआईआईज फरवरी में थोड़ी थोड़ी बाइंग करते हुए हमें दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले तक उनकी नेट बाइंग की फिगर्स भी हमें दिख रही थी। तो प्रश्न ये है कि क्या वो वापस से बड़ी सेलिंग करेंगे और उससे पहले थोड़ी मोड़ी बाइंग करके वो क्या हमें ललचा रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि किस तरीके से इस वक्त दुनिया भर में एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो है जापानीज येन कैरी ट्रेड, जहां पर जापान से लोग सस्ता पैसा उठाकर जो दुनिया भर के बाजारों में लगाए और उससे ढेर सारा मुनाफा कमाया। अब उन्हें उस पैसे को वापस जापान में जाकर चुकाना है और यही कारण है जिसकी वजह से हमें बड़ी सेलिंग देखने को मिली मेटल्स में, बिटकॉइंस में और एआई के स्टॉक्स में भी। लेकिन इंडियन मार्केट में इसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं हो रही हैं और लोग इसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कोरिलेशन दिखाता हूं कि जापानीज येन कैरी ट्रेड और इंडियन मार्केट में क्या कोरिलेशन है और क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है पास्ट में और क्या इम्पैक्ट आगे हो सकता है। तो ये सबसे पहले जो बैंक ऑफ जापान है, जो वहां का रिजर्व बैंक है, उसके इंटरेस्ट रेट्स के ट्रेंड को हम उस पर नजर दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर 2024 से पहले देखें तो आप देख सकते हैं कि वहां पर इंटरेस्ट रेट कितना कम था, नेगेटिव ऑलमोस्ट रिटर्न्स थे। और इसकी वजह से क्या होता था कि वहां पर इंटरेस्ट, अगर आप पैसा जमा करते थे वहां तो आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं था और कई दफे आपको उसका रेंट भी देना पड़ता था। और उसके बाद आप देखिए 2024 के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और अभी दिसंबर में ये हाईएस्ट सिंस 1995 हमें इंटरेस्ट रेट जापान में देखने को मिल रहा है। ऐसा हमें पिछले 20 सालों में देखने को नहीं मिला जापान में और ये एक बड़ा इवेंट है पूरी दुनिया के लिए। तो अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसका क्या इम्पैक्ट निफ्टी में हुआ, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ तक आप देखें कि इंटरेस्ट रेट्स 0.25 जापान में था, विच इज़ नथिंग, तो उस पैसे का इस्तेमाल होकर इंडियन मार्केट में खूब पैसे लगाए गए और मार्केट को ज़बरदस्त न्यू हाइस तक लगाए गए। यानी कि जिसने भी मार्केट में पैसा लगाया उसने बनाया। लेकिन इसके बाद सिचुएशन बदलती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में अब बढ़त होनी शुरू होती है। और आप देखिए यहाँ पर जो एफआईआईज थे जिन्होंने जापान से पैसा लेकर इंडियन मार्केट में लगाया, उन्हें पता था कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल अब चेंज हो रही है क्योंकि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें दुनिया भर की खबर होती है। और उसको होने से पहले यहाँ पर आप देखिए जनवरी में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को जापान में बढ़ाएगा और उससे पहले ही उन्होंने स्टॉक्स को डंप करना शुरू कर दिया। खरीदा किसने? रिटेल वालों ने खरीदा क्योंकि रिटेल वाला बुलिश था। और खरीदा किसने? हमारे डीआईआई भाई लोगों ने खरीदा, जम कर खरीदा और वो अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से ले गए। अब यहां पर आप देखिए कि यहां तक जो है 0.5 बढ़ने से भी जो जापानीज येन कैरी ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल था उनके लिए। उनके प्रॉफिट ज़रूर कम हो गए लेकिन वो प्रॉफिटेबल था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ तक आते आते इंडियन मार्केट्स की हालत ख़राब हो गई, कंपनीज के रिजल्ट्स ख़राब आने लगे। तो इंडियन मार्केट में पैसे रखने का मतलब था कि हमें यहाँ पर रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे और जो हम जापान से हमने उधार पे पैसा लिया वहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो यहाँ पर पैसा रखें और हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। 22,000 तक मार्केट चला गया। और इसके बाद अगर आप देखें, उन्हें कहीं ना कहीं ये खबर होगी कि इंटरेस्ट रेट्स अब नहीं बढ़ेंगे और उन्होंने वापस से, हम देखें कि बीच में एफआईआईज की बाइंग की फिगर्स भी आई और डीआईज ने भी उसको बाय किया और इसका इम्पैक्ट क्या होगी, वापस से हमें रैली देखने को मिली। लेकिन दिसंबर से एक बार फिर
बीओजे ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। अब आप देखिए 0.75 पर आ गया है 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर। और इस वक्त जापानीज येन कैरी ट्रेड पूरी तरीके से उनके लिए एक नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। जितना भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो सब रिस्क पर बनता जा रहा है। इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया, आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब खतरा ये है कि 2026 में इंटरेस्ट रेट्स को वो 1.25% तक ले जा सकते हैं, यानी कि 3 बार इंटरेस्ट रेट जापान में बढ़ सकते हैं। 1.25% तक वहाँ के रेट्स जा सकते हैं। इसका मतलब जापानीज येन कैरी ट्रेड पूरी तरीके से अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगली पॉलिसी अप्रैल 1 वीक के आसपास आने वाली है और यही खतरे की घंटी है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी और हमारे मार्केट्स के लिए भी। और इसीलिए आप किसी भी सेगमेंट, किसी भी स्टॉक्स में देखेंगे जो पिछले 1-1.5 सालों से जिसमें हमें ह्यूज गेन देखने को मिला, वहाँ अभी सेल ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो गेन इनकी वजह से था और अब वो वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजारों में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या है रिस्क में, आइए इसको हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट्स 1.25% तक जा सकता है। द मैथमेटिक्स बिकम्स अनसस्टेनेबल। ध्यान में रखिए कि वो येन में पैसा लेते हैं, फिर उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे रुपी में कन्वर्ट करते हैं और जब उन्हें वापस ले जाना होता है तो वापस उन्हें येन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और येन भी वहाँ पर स्ट्रेंथन हो रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी कि एक तरफ तो इंडियन मार्केट्स में रिटर्न नहीं आ रहे, दूसरी तरफ वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको रिपे करना पड़ेगा, और तीसरा जब आप येन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो और भी कम हो जाएगी। तो दी मैथमेटिक्स बिकम अनसस्टेनेबल। और मॉर्गन स्टैनली का एक एस्टिमेट है कि 500 बिलियन इन आउटस्टैंडिंग येन कैरी पोजीशन स्टिल एग्जिस्ट ग्लोबली। द अनवाइंडिंग हैज बिगन एंड इज एक्सेलरेटिंग। तो इसीलिए जब भी बाजार ऊपर जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं रिकवरी हो रही है और आप खरीदते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर बेच कौन रहा है। अगर डीआई खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है, तो वो एफआईआई ही बेच रहे हैं। और इसका खतरा इक्विटी मार्केट को तो छोड़िए, हमने देखा बिटकॉइन की बैंड बज गई, गोल्ड सिल्वर की बैंड बज गई, और इक्विटी मार्केट की तो बज ही रही है, बॉन्ड मार्केट भी नहीं बच पाएगा। वहाँ पर भी बहुत बड़ा खतरे की घंटी बज चुकी है। अ मेयर 170 million in 30-year bonds and 110 million in 40-year bonds triggered 41 billion destruction in value across Japanese bonds curve. This extreme liquidity is itself a systemic risk. तो इसे एक सिस्टम के रिस्क की तरह से देखा जा रहा है। Foreign investors now account for 65% of monthly JGB crash trading volume। 12% से 65% हो गया है, मेकिंग द मार्केट डोमिनेटेड बाय शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स रादर देन स्टेबल डोमेस्टिक होल्डर। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ये बॉन्ड मार्केट में टर्मोइल करेगा, बॉन्ड मार्केट में टर्मोइल होगा तो इक्विटी मार्केट भी नहीं बचेगा। जापान होल्ड्स 1.2 ट्रिलियन इन यूएसटी बॉन्ड्स, लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर है, चाइना से भी ज़्यादा। और जापान के जो लाइफ इंश्योरर्स हैं उनके पास तो बहुत पैसा होता है। रिपोर्ट्स 60 बिलियन इन अनरियलाइज्ड जेजीबी लॉसेस। तो जापानीज जो बॉन्ड्स हैं उसमें उनको इतने लॉसेस हो रहे हैं 4x हायर देन प्रीवियस years. And if Japanese institutions repatriate even a fraction of their 5 trillion in foreign assets, the ripple effects on global bond and equity markets could be severe. तो दोस्तों इसीलिए बहुत ज़रूरी है येन में क्या हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, इस पर नज़र बनाए रखनी है। ये छोटी मोटी बाइंग वाइंग एफआईआई की आएगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, अगर आपको ये इंस्टेंटली पता करना हो तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुल ट्रैक का एक स्पेशल टूल है जिसमें आप किसी भी स्टॉक का नाम डालेंगे तो उसकी कुंडली निकाल कर दे देगा और साथ में आपको ये भी बताएगा कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये अदानी ग्रीन्स का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है
और इसमें उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, ग्रेड सी, अवॉइड 3 क्रिटिकल रिस्क एंड रेड फ्लैग्स। और इस रेड फ्लैग्स को आप यहां पर देख भी सकते हैं, साथ में आप सारी डिटेल्स भी यहां पर देख सकते हैं। 50 से ज्यादा पैरामीटर्स पर यह स्टॉक की क्वालिटी चेक करता है और स्टॉक की परफॉर्मेंस, मार्जिन्स, रिटर्न्स, ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अब आइए एक दूसरे स्टॉक को चेक करते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया, और यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेड ए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और सभी पैरामीटर्स के डिटेल यहां पर आपको दिखते हैं। और रेड फ्लैग्स में जाते हैं तो ये कहता है ऑल क्लियर। तो दोनों स्टॉक की क्वालिटी चेक आपने क्विकली कर ली। अब अगर आपको ये पता करना हो कि किस फेयर प्राइस पर आपको इन स्टॉक्स को खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए आप हमारे वैल्यूएशन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि हमें किन किन पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करना चाहिए और क्वालिटी चेक करना चाहिए, और कैसे फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए, और कैसे हम इन टूल्स का एक्सेस पा सकते हैं, तो ज्वाइन करिए हमारे 2 दिन का इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3.0 वर्कशॉप, जहां हम इन चीज़ों को डिटेल में सिखाएंगे। तो यहां पर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि किस तरीके से एफआईआई की जो सिचुएशन है वो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी स्कैरी है। अगर आप देखिए कैलेंडर ईयर 2025 में इन्होंने 1.66 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी, वर्स्ट इन हिस्ट्री। और 2025 से जनवरी अलोन में आप देखिए इन्होंने इतनी की सेलिंग कर दी। तो अगर आप 2025 और 26 को जोड़ेंगे जनवरी तक, तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग उन्होंने की है। और ये जनवरी 20 के आसपास जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी वो इतने हाई तक पहुंच गई थी, ऑल टाइम हाई, ओनली सेकेंड इंस्टेंस। हालांकि इसके बाद इसमें कमी आई है, मैं आगे आपको डेटा दिखाऊंगा। और एफआईआई की होल्डिंग जो है 13 साल के लोएस्ट लेवल पर है। अब खुद सोच के देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतने सालों तक हम जानते हैं कि 25 साल से जापान में इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हैं या ज़ीरो हैं। इतने सालों से एफआईआईज वहाँ से चीप मनी उठाकर इंडियन मार्केट को पंप कर रहे थे। अब वो एरा ख़त्म हो रहा है, तो उनकी पोजीशंस लगातार कम हो रही है, इसलिए उनकी पोजीशंस 13 ईयर लो पर आ गई है। और एफआईआई का एयूएम अभी अगर आप देखिए 75 लाख करोड़ है, $900 बिलियन। स्टिल मैसिव, मोर एग्जिट्स पॉसिबल। इमेजिन करिए अगर बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 1.5%, 2% कर दिया गया, किस तरीके का माहौल बनेगा। और अगर वो धीरे धीरे भी बढ़ाते हैं तो वो फिर हमें इंडियन मार्केट्स में हम इन्वेस्टर्स को तड़पा तड़पा कर मारेंगे, जैसा कि पिछले साल हमने देखा। अब अगर हम बात करें उनके पास क्या मोटिवेशन है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, आप मुझे बताइए क्या उनके पास मोटिवेशन है। तो अगर आप देखिए इंडिया ट्रेड्स एट 50 to 70% प्रीमियम टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तो महंगा मार्केट है, ग्रोथ भी कम है, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। सो डिफिकल्ट टू जस्टिफाई एज अर्निंग्स मोमेंटम हैज स्लोड। ओके, और इसी वजह से आप देखिए कि निफ्टी 50 के रिटर्न्स तो अब ठीक ठाक दिख रहे हैं 10% के आसपास, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें मॉडेस्ट रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स की बात है, आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कितने स्टॉक्स, ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर जो हमारा ग्रोथ इंजन था, हमारी इकॉनमी का बैकबोन था, इतने लोगों को 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, और वो लोग कार खरीदते हैं, 2 व्हीलर्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो सारा का सारा अब डेंजर में आ गया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी रिमेन द की एफपीआई रिक्वायरमेंट फॉर री एंट्री, मोस्ट इन्वेस्टर्स आर इन वेट एंड वॉच मोड। तो आप देख सकते हैं कोई उनके पास मोटिवेशन नहीं है कि ठीक है हम जापान में ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे, इंडियन मार्केट में हम बने रहते हैं, कोई उनके पास ऐसा मोटिवेशन नहीं है। तो हम जानते हैं कि वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन भाई वो पैसा ले कहाँ जा रहे हैं, इसको भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि कितना पैसा उन्होंने निकाला, इतना पैसा उन्होंने निकाला। और ये हमारे डीआईए भाई साहब लोग हैं, ये दबा के खरीद रहे हैं, रिटेल का पैसा है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि भाई पैसे लो, तो वो खरीद रहे हैं और ये माल बेचकर निकल रहे हैं। एफपीआई की ओनरशिप भी आप देख सकते हैं कि
लोएस्ट लेवल पर है। अब ये पैसा कहाँ जा रहा है? इंडियन मार्केट से पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। साउथ कोरिया एक साल में डबल, स्टॉक्स डबल। तो अब आप मुझे बताइए कि वो इंडिया में पैसा रखेंगे जहाँ पर गेन्स नहीं है, ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे हैं, या वो साउथ कोरिया में पैसा लगाएंगे जहाँ पर स्टॉक्स डबल हो रहे हैं? तो अगर डबल होंगे तो उन्हें येन कैरी ट्रेड में अगर 2-3% का ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा तो उन्हें कोई इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्राज़ील ये हमारा पेयर है, इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया के बराबर उसे माना जाता है, ब्रिक्स कंट्री का पार्ट है जिसमें इंडिया भी पार्ट है, ब्राज़ील भी पार्ट है। 46% अप वहाँ पैसे जा रहे हैं, MSCI में जा रहे हैं, इंडिया के बजाय MSCI में जा रहे हैं। जापान, क्योंकि यहाँ पे बहुत हरकतें हो रही हैं, यहाँ आने वाले टाइम पे काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, यहाँ पे जा रहा है। 26% गेन यहाँ पर देखने को मिला, MSCI वर्ल्ड में जा रहा है। चाइना में जा रहा है, लेकिन चाइना में प्रॉब्लम एक क्या है, ये गेन यहाँ से कम डबल या ट्रिपल होना चाहिए। द रीज़न चाइना में फ्लोस कम जा रहे हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका चाइना को उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट करें फॉर ऑब्वियस रीजंस। और ऑलरेडी उनका जो है काफ़ी पंगा चाइना से और रशिया से चल रहा है, और इंडिया भी कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स के बीच में फंसा हुआ है। तो इस वजह से चाइना में उतना नहीं जा रहा है, लेकिन इसको डिनाई हम नहीं कर सकते कि हांगकांग में भी काफ़ी पैसा जा रहा है, वहाँ के AI कंपनीज में भी जा रहा है। और ध्यान में रखिए कि अब सिचुएशन ये है कि हमारे अमेरिका की कंपनी जैसे कि फोर्ड, वो चाइना के जो EV कंपनी के साथ कोलैब कर रही है। अमेरिका और यूरोप की फार्मा कंपनीज चाइना के साथ कोलैब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनोवेशन चाइना में हो रहा है। तो डोंट बी सरप्राइज अगर वेस्ट का और अमेरिका का जो आउटलुक है चाइना के लिए वो आने वाले सालों में बदल जाए, और यहाँ पर सिचुएशन बदल जाएगी तब। और हमारा जो इंडिया है वहाँ पर आप सिचुएशन को देखिए तो ये बॉटम पर है। तो क्लियर कट आप कोरिलेशन देख सकते हैं कि पैसा इंडिया से निकलकर कहाँ जा रहा है। अब आइए बात करते हैं कि क्यों उन कंट्रीज में पैसा निकलकर जा रहा है। तो यूएस में क्यों जा रहा है? क्योंकि कहते हैं कि ट्रम्प प्रो बिजनेस है और वहाँ पर जो है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को वहाँ के जो AI कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, CEOs हैं, वही चला रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो टेक कंपनीज का ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर ट्रम्प हटेंगे तो शायद वही प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसी भी बातें चल रही हैं। चाइना यहाँ पर AI और EVs और फार्मा में ज़बरदस्त इनोवेशन हो रहा है, और ख़ास करके ये रिन्यूएबल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पैसे जा रहे हैं। डीप सीक AI ब्रेक थ्रू, 40% वैल्यूएशन डिस्काउंट, माल भी सस्ता है कंपेयर टू इंडिया, वहाँ की कंपनीज चीपर हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए तो फंड जा रहे हैं। आयरनी क्या है कि इंडिया आउटफ्लोज नाउ फंडिंग चाइनाज इकोसिस्टम, तो यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं और चाइना के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रहे हैं। साउथ कोरिया यहाँ पे जो है टेक का ही बोलबाला है। बेस्ट ईयर सिंस 1999, AI मेमोरी बूम, सैमसंग, SK हाइनिक्स में हमारी पोजीशन है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तो इसमें भी काफ़ी पैसा जा रहा है। 30% ऑफ ग्लोबल AI कैपेक्स फ्लोइंग टू कोरिया एंड ताइवान। यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स का यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, और ये वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो दुनिया भर के चिप्स की वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ब्राज़ील में कमोडिटी सुपर साइकिल, चीपर EM वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग पोस्ट टैरिफ फ्लोज। जर्मनी, यूरोप में भी थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है। तो प्रश्न ये है कि जहाँ ग्रोथ होगा पैसा वहाँ जाएगा। हम क्यों ऐसी जगह पर पैसा लगाएंगे जहाँ पर हमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है? एज एन इन्वेस्टर हमें बेस्ट एवेन्यूज़ को तलाश करना है, और जहाँ पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ हमें लगाना है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर नज़र बनाए रखनी है। आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों पर नज़र बनाए रखनी है। अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता है तो FII लौट के आ सकते हैं, और अगर यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स हमें दिखती है तो FII सेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो क्या है वो चीज़ें? पहला, BOJ
बैंक ऑफ जापान का नेक्स्ट रेट हाइक डिसीजन अप्रैल में होने वाला है। अनदर हाइक, अनदर वेव ऑफ कैरी ट्रेड सेलिंग। जापान के लोग काफ़ी धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं करते हैं, तो उम्मीद है कि वो 0.25 का ही कट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा कि 2026 तक कम से कम 0.75 का इजाफा हो सकता है, तो इंटरेस्ट रेट्स 1.5 तक पहुंच सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग्स में रिकवरी, हमारे इंडियन कंपनीज क्या कर रही हैं? अगर उनके अर्निंग्स में हमें रिकवरी नहीं दिखेगी अगले 2 क्वार्टर तक, तो एफआईआई की सेलिंग और भी बढ़ेगी। रुपये की स्टेबिलिटी, रुपी तो ऐसे गिर रहा है जैसे देयर इज़ नो टुमारो, और अब तो बातें हो रही है 93 लेवल की, ऑलरेडी 92 का लेवल हमने देख लिया है, तो कम से कम उस शॉक को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस पर भी नज़र बनाए रखनी है कि ये कितना वीक होता है। और एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस फिलहाल तो इससे कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जो सरप्राइजिंग, जो स्कैरी पार्ट है कि उनकी लगातार शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, वो उसे मेजर उसमें कट नहीं कर रहे हैं और नेट बायर नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना है? फोकस ऑन स्टॉक सिलेक्शन। रैंडमली सेक्टर देखकर या कंपनी का नाम देखकर या उसके सीईओ को देखकर हमें पैसे नहीं लगाने हैं। मैक्रो नैरेटिव क्या है उस पर ध्यान रखना है, और अर्निंग पर हमें ध्यान बनाए रखना है और होप करना है कि कुछ वहां पर हो जाए। अगर आप सिर्फ वेब कर रहे हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन वे में करिए और बहुत ज़्यादा जो है उस पर इस वक्त कमिट मत करिए। जब आपको लगेगा कि रिकवरी हो रही है तभी सिप्स वगैरह के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं अभी से सिप करता जाऊंगा, कभी ना कभी इंप्रूवमेंट होगी। जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बनती हुई दिख रही है, हो सकता है रिकवरी ना भी आए, क्योंकि ग्राउंड पर चीज़ों को बदलना है। जब तक वो चीज़ें नहीं बदलेंगी बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो पहला सेंटिमेंट ट्रैकर को देखते हैं। ऑब्वियसली पिछले 3 दिनों से मार्केट सुपर है, तो सेंटिमेंट में थोड़ा बदलाव होता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं कि बेरिश से अब न्यूट्रल ऑलमोस्ट बुलिश जोन पर जाता हुआ दिख रहा है। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी हमें दिख रही है। आज का अगर हम डेटा देखें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो पहली चीज तो ये कि 3 दिनों से हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। करीब 350 पॉइंट हमें 3 दिनों में गेन कर लिया, विच इज अ गुड थिंग। और वोलेटिलिटी के पिक्चर में भी बदलाव हुआ है। तो कॉल आईवी में ड्रॉप है, पुट आईवी में भी ड्रॉप है, और विक्स में भी ड्रॉप है। 13 से हम 12 के लेवल पर आ गए हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और पुट कॉल रेशियो में भी हमें राइज देखने को मिला है, काफ़ी राइज, ऑलमोस्ट अब देखिए यहाँ से डबल हो गया है। तो ऑप्शंस मार्केट, ये तीनों इंडिकेटर्स जो हैं ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड हैं, और ऑप्शंस मार्केट रिटेल का प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर आप ऑप्शन मार्केट का कोई भी इंडिकेटर देखेंगे आपको सिचुएशन बेटर दिखेगी। बट प्रॉब्लम है फ्यूचर्स मार्केट में। क्यों? क्योंकि एक तो फ्यूचर्स मार्केट में जो प्रोज होते हैं, जो एफआईआई होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, और फ्यूचर्स मार्केट थोड़ा महीने, 2 महीने, 3 महीने की पिक्चर को पोर्ट्रे करता है। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो पहली बात तो जो पॉजिटिव चीज़ की बात करूँगा कि आज मार्केट ऊपर गया है, और ओपन जो इंटरेस्ट है निफ्टी करंट मंथ का वो बड़ा है, नेक्स्ट मंथ का भी बड़ा है। करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हम ऐड किए। क्या ये लॉन्ग पोजीशन से, क्या शॉर्ट पोजीशन से, यहाँ पर आपको पता चलेगा। एक प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो गया निफ्टी फ्यूचर का, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि लॉन्ग पोजीशंस तो नहीं हो सकती। लॉन्ग होती, मार्केट अप है, आपका ओआई ऐड हो रहा है, तो लॉन्ग पोजीशंस को में यहाँ पर प्रीमियम बढ़ना चाहिए। यहाँ पर प्रीमियम ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 0 पर हम आ गए हैं, और नेक्स्ट मंथ की सिचुएशन भी वही हमें देखने को मिल रही है। तो ये शॉर्ट बिल्डअप का केस बनता हुआ दिख रहा है। और एक बार फिर आप देखिए, पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम भी काफ़ी लो है, तो ये बाइंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हेवी वॉल्यूम से बाइंग नहीं हो रही, विच इज साइन ऑफ वीक बाइंग। और एडवांस डिक्लाइन भी बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। 3 दिन की बाइंग के बाद एडवांस डिक्लाइन अच्छा होना चाहिए था, तो ये भी एक वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम एफआईआई के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो थोड़ा यहाँ पर कट्स हुए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वी आर स्टिल अप, तो कोई मेजर शॉर्ट्स कट नहीं हुए हैं। तो डेटा क्या बता रहा है? सेम स्टोरी। ऑप्शंस मार्केट में बुलिश, जहां पर रिटेल काम करता है, फ्यूचर्स मार्केट में स्ट्रांगली बेयरिश। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो
ये जो आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों इन्होंने निफ्टी ने एक बेरिश चैनल बनाया था और दोबारा से वैसा ही चैनल बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो उम्मीद है कि प्राइजेस अभी इसी चैनल पर कुछ टाइम तक घूमेंगी। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 3 दिनों से मार्केट तो ऊपर जा रहा है, 3 इसने ग्रीन कैंडल भी बना दिए हैं, सेंटिमेंट ट्रैकर भी बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि कई इंडिकेटर्स इस ट्रेंड को क्वेश्चनेबल बता रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि वॉल्यूम में भी डिक्लाइन होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा हमें यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे भी ये चैनल के अपर एंड पर आ गया है, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि मैं बुलिश जाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त डेटा जो है जिस तरीके से हमें दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। शॉर्ट के लिए मुझे लगता है कि हमने अपने लेवल को थोड़ा रेज किया है। अब 25,650 पहले इसको ब्रेक होने देते हैं, साथ में हमारे सेंटिमेंट ट्रैकर भी बेरिश जोन पर आए, फिर हम सेलिंग का सोचेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि कल से मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी और बढ़नी चाहिए और थोड़ा मोमेंटम मार्केट में आना चाहिए। तो आज का दिन जाने देते हैं और कल की क्लोजिंग का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट वापस से मोमेंटम पकड़ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।